गुरुदेव, आजकल हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके मूल को केमिकल से सींचा गया है। हम मन को केमिकल फ्री रखने के लिए ध्यान करते हैं। तन को केमिकल फ्री रखने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए? आदरणीय राज्यपाल जी महोदय आए हुए हैं, वे इस क्षेत्र में तज्ञ हैं, बड़े एक्सपर्ट है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं अपना। आप बताएंगे कैसे हाँ रसायन मुक्त खेती से लाभ होता है। हाँ, अक्सर लोग ये समझते हैं रही रसायन मुक्त खेती करने से हमें कोई मुनाफा नहीं होता, लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। और कुछ हद तक ये सही है, ताकि श्रीलंका ने ऐसा ये किया था तो उनकी पूरी एक्सपेरिमेंट फेल होगी, किसान बहुत प्रभावित हो गए। ये रातों रात नहीं हो सकता है, इसको कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप जिसको कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी ले जाना पड़ेगा। हाँ, रात को आम का पेड़ लगा के सुबह उठ के ये नहीं देख सकते हो इसमें फल आम लटकता रहेगा, उसमें नहीं संभव है, उसका समय लगता है, मगर उसका विधान है, वैज्ञानिक ढंग से चलना पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, तीर्थ, धाम, पीठ और मठ, इनमें क्या अंतर है और इसके दर्शन का क्या महत्व है? देखिए, शब्दों में मत उलझना। मठ मंदिर, मठ माने जहाँ जीता जागता कोई सन्यासी है, कोई ज्ञानी बैठे हैं, वो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। मंदिर तो हम जानते हैं, मंदिर में मूर्ति रखते हैं, उस मूर्ति को ही किसी संत ने वहाँ प्रतिष्ठा किया है, तो उस मूर्ति में वो प्राण शक्ति होती है। और धाम उसी को कहते हैं जहाँ पर वो पूरा क्षेत्र जो है ज्ञान ध्यान भक्ति से भरा हुआ हो। वो एक स्थान नहीं, मगर एक मंदिर ही नहीं है, पूरा स्थान में उसका तरंग हो, उसको धाम कहते हैं। हाँ, 4 धाम की यात्रा करके जाते हैं, वहाँ धाम माने के पूरा वो छोटा सा मंदिर ही बद्रीनाथ नहीं है, वो बद्रिकाश्रम, वो पूरी जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो सब पवित्र है, ये मानते हैं। तीर्थ जहाँ पर जल है, जहाँ पर नदियाँ हैं, उसको तीर्थ बोलते हैं। वहाँ या तालाब है जिसको पवित्र हम मानते हैं। हाँ, मगर ये शब्दों में मत उलझो। तुम जहाँ 68 तीर्थ, जहाँ तुम बैठे वहीं पर 68 तीर्थ यहीं पर है, तो अपने भीतर झांको, भीतर डुबकी लगाओ, तो तुम्हें कुछ समझ में आएगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध है कि नेचुरल फार्मिंग पर आपके विचारों को हम सभी के साथ साझा करें। आदरणीय गुरुवर्य श्री श्री रविशंकर जी महाराज और आप सब देश के विभिन्न भागों से गुरु जी के प्रति हार्दिक सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद लेने के लिए पधारे हुए बहुत ही सम्मानित मेरे भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, कुछ दिन पहले पूज्य गुरु जी का गुजरात के आनंद में उन्हीं के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में पधारने का हम सबको लाभ मिला था और पहली बार सीधा साक्षात करने का मुझे भी सौभाग्य मिला। लंबे समय से देश विदेश के विभिन्न कोनों में मुझे भी जाने का सौभाग्य मिलता रहा
और आप जैसे पूज्य गुरु जी के भक्त जन मिलते थे तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, कैसे हम सार्थक जीवन जी पाएं, ये सब लोगों से जानकारियां मिलती थी। वो अपनी खुशियां बांटते थे और ये भी मुझे जानकारी थी कि विश्व स्तर का इंटरनेशनल सेंटर वो बेंगलोर में है। तो मेरे मन में काफ़ी देखने की उत्सुकता थी। पूज्य गुरु जी का स्नेह रहा कि इन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि एक बार इस सेंटर को देखा जाए। तो आज मैं अभिभूत हूँ इस विशाल, लेकिन विशालता के साथ जो सबसे उत्तम और आज सबके जीवन की परम आवश्यकता है वो है प्रकृति से जुड़ के रहना। इस पूरे परिसर को बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर ने, परमात्मा ने सृष्टि बनाई और उसकी सृष्टि से कोई भी छेड़छाड़ ना करे, ऐसा एक पवित्र वातावरण देख करके आज के इस भौतिकवाद के युग में असीम आनंद और सुख की प्राप्ति यहाँ अनुभव हुई। आज जहाँ पूज्य गुरु जी के दर्शनों का लाभ मिला, उसी के साथ आप सब लोग इतने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरु जी के मिशन जो विश्व कल्याण के हैं, मानवता की भलाई के हैं और प्रकृति के बचाने के हैं, आप करोड़ों लोग दुनिया के लगभग 150 देशों में पूज्य गुरु जी के विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरे विश्व के लिए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य और कल्याण की बात है। भाइयों और बहनों, इस समय दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो साइंटिस्ट लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग की है और इस दिशा में वो हम सबको समझा रहे हैं, चेता रहे हैं। लेकिन पूज्य गुरु जी ने वर्षों पहले इस चुनौती को अनुभव करते हुए वो मिशन प्रारंभ किया, जल बचाने का, वृक्षारोपण करने का, स्वच्छता अभियान का, इस प्रकृति को बचाने का। और इसी के साथ भारत की जो प्राचीन हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, वैदिक जीवन मूल्य हैं, उस अध्यात्मवाद से भी मानवता को जोड़ना और इस प्रकृति में कैसे इसका उपयोग करते हुए जीना, इन दोनों का जो सामंजस्य, जो जीवन की पूर्णता की ओर हमको ले जाता है, वो पूज्यवर गुरु जी ने बहुत प्रयास के साथ करोड़ों अनुयायियों को इसके लिए तैयार किया। ये हम सब के लिए और विश्व कल्याण के लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों और बहनों, पूज्य गुरु जी के जो मिशन हैं, आप लोग जिससे जुड़े हैं, इन सब चीज़ों में मेरा भी स्वाभाविक रूप से एक लगाव रहा है। मैं गुरुकुलों में पढ़ा, 3-4 गुरुकुल इस समय चलाता हूँ और उसी के साथ गौ माता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और उसके साथ इस समय बहुत बड़ा एक अभियान बना जीवन का, वो है पूज्य गुरु जी का जो मिशन है नैसर्गिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि,
जहर मुक्त ये खेती। इस समय जो खेती सारा देश और विश्व कर रहा है वो रासायनिक खेती है, और वो खेती हिंसा पे आधारित है। और प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक खेती, ये विशुद्ध अहिंसा पे आधारित है। इसको बहुत जरूरी समझने की आवश्यकता है कि रासायनिक खेती में हम यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो डालते हैं, वो जहां भी डलते हैं वो जीव को मारने का काम करते हैं। उन्होंने पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त कर दी, सूक्ष्म जीवाणु समाप्त कर दिए। जो सूक्ष्म जीवाणु धरती में पोषण करते हैं, उसके ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं, अर्थवर्म है, केचुआ जिसको हिंदी में बोलते हैं, धरती में जो मिट्टी खा करके छेद बना करके और धरती के 16 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है, उसको हम यहाँ पकड़ करके लाएं और उस पर यूरिया डालें तो वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा मरने में। और जो सूक्ष्म जीवाणु असंख्य प्रकार के हैं उनको भी ये मारता है। और जब हिंसा के द्वारा जीवों की रक्षा की बजाय मार करके जो काम होता है, ऐसा विचार जब अन्न के द्वारा अंदर जाता है तो अन्न से ही मन बनता है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार जैसा लेते हैं वैसे ही विचारों की व्यवस्था बनती है। इसका कारण आप समझिए, आज से लगभग 100 साल पहले जब ये रासायनिक खेती नहीं थी, उस समय हम मनुष्यों में इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं थी। आज हम सब गाड़ी भी कहीं पार्किंग करनी होती है, उसी पे हत्याएं आदमी आदमी की कर रहा है। हमारे परिवारों में बच्चों में गुस्सा, तनाव और घरों का टूटना, हिंसात्मक ये प्रवृत्तियां, और इसमें मानव समाज में एक दूसरे से दूरियां और आतंकवाद जैसी स्थिति का होना, ये सब पहले लोगों में नहीं थे जितना इस समय प्रवृत्ति पैदा हुई है। तो इसका बहुत बड़ा कारण है, जैसा अन्न वैसा मन, इसी से विचार बनते हैं। और आज हम सब जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी आप देखिए, आज से 30 साल पहले बोतलें कौन लिए फिरता था? कहीं पर भी हम पानी पी लेते थे। आज नहीं पी सकते क्योंकि उसको भी जहर वाला बना दिया है। हवा में बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तो जन्नत है, बैठे जहाँ पर हैं, इतनी मंद समीर सुगंध वातावरण देख करके मैं आश्चर्य हूँ। आज मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से चला, वहाँ कल का तापमान 45 डिग्री था और यही स्थिति है। और यहाँ 28 में सूचना मिली कि 28 डिग्री है। चारों तरफ गुरुजी ने जो ये जंगल की व्यवस्था की है प्रकृति की, इसका ये परिणाम है कि हम जीवन को बचा पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, अभी जस्ट कुल 2 महीना पहले हमारे बीच में विश्व की और भारत की पहली प्राकृतिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने गुजरात में स्थापित की है। और उसके वाइस चांसलर डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने हमारे बीच में आए हुए हैं। तो इन्हीं जैसी 2 यूनिवर्सिटी हैं भारत में, एक पश्चिम बंगाल में और एक तेलंगाना में।
वहाँ दोनों यूनिवर्सिटी आईसीआर के द्वारा संचालित होती हैं और वहाँ के 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने अभी 2 महीने पहले एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट जारी की है 2 अनाजों के बारे में, एक गेहूं और एक चावल राइस, वीट और राइस। इन दोनों अनाजों पर, फसलों पर उन्होंने रिसर्च किया है और उस रिसर्च में रिपोर्ट दी है कि इस समय जो दोनों अनाज हैं इनमें 45% पोषक तत्व हैं ही नहीं। 45% पोषक तत्व समाप्त हो चुके हैं और उसका उन्होंने कारण दिया हाइब्रिड बीज का प्रयोग और यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी का अंधाधुंध प्रयोग होना और उसके साथ ही आर्सेनिक जैसे जहर भी इन अनाजों में पाए गए। अनेक तरह के ऐसे जहर मिल गए हैं कि जिनको मैं और आप खा रहे हैं। आप सब सोचिए, आज से 50 साल पहले कैंसर को कौन जानता था, हार्ट अटैक को कौन जानता था, डायबिटीज को कौन जानता था। ऐसे असाध्य रोग ये इन्हीं 50 साल के बाद पैदा हुए हैं और बिना कारण के कार्य दुनिया में होता नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा, वैशेषिक दर्शन शास्त्र में, कारणाभावात् कार्य भाव न तो कारणाभावात् कार्य भाव है। दुनिया में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहे कि जी बादल बिल्कुल नहीं थे लेकिन वर्षा बहुत हुई, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी ये कहे कि धुआं बहुत था, अग्नि बिल्कुल नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। अग्नि होगी तो धुआं होगा, बादल होंगे तो वर्षा होगी। जब बिना कारण के कार्य दुनिया में नहीं, तो हम यूं बोलते हैं कि रात को हम मित्र के साथ एक पार्टी में थे, उसने बड़ा मिल के बीच में बोला, खाया पिया और सवेरे मर गया। ऐसे कैसे हो सकता है? रात को ठीक था और सवेरे मर गया, ऐसा नहीं है। उसमें मरने का कारण खान पान से, दिनचर्या से, सालों से चल रहा था। अचानक नाम की चीज नहीं है। तो आजकल जो हम खा रहे हैं, सब जितने अनाज हैं, उन्होंने 2 पर रिसर्च किया। लेकिन आप सबसे मैं पूछता हूं, जहां मिट्टी में गेहूं और चावल, राइस और वीट होता है, वहीं पर फल होते हैं, वहीं पर साग भाजी होती है, वहीं पर सारे अन्न उसी धरती में जिसमें वीट और राइस हैं। जब उनके तत्व 45 समाप्त हो गए तो बाकी में कैसे बचे होंगे? तो आज ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, पूज्य गुरुजी पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा जो रक्षा का काम कर रहे हैं, इसमें रासायनिक खेती बहुत खतरनाक है। हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि जब हम यूरिया और डीएपी किसान खेत में फसल में छिड़कता है तो यूरिया डीएपी में नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। भाइयों और बहनों, नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने के लिए। ध्यान करो इस बात को कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस एनवायरनमेंट को खराब करने का काम करती है, लेकिन जो किसान खेत में यूरिया डीएपी डालता है उसमें से जो नाइट्रोजन निकलती है वो नाइट्रस ऑक्साइड में बदलती है ऑक्सीजन के संपर्क में, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है।
आप अब विचार करो, देश और दुनिया में करोड़ों करोड़ों टन यूरिया और डीएपी खेतों में प्रति वर्ष डाला जा रहा है और इससे एक गैस पैदा होती है नाइट्रस ऑक्साइड। 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये रासायनिक खेती का योगदान है। आप और हमने सोचना चाहिए कि हम धरती को भी बंजर बना रहे हैं, पानी को भी दूषित कर रहे हैं और जो आहार ले रहे हैं वो जहरीला होकर हमारे बच्चों को, हम सबको अनेक बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी का कारण बना है। अब तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी कहने लगे कि कैंसर की जो स्पीड है वो पिछले 3 साल में ही 3 गुना बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है। और WHO की रिपोर्ट है कि यदि यही हमारी जीवन शैली और खान पान और ये खेतों में जहर पड़ता रहा तो भारत में आने वाले 10-15 साल के बाद ऐसे ही कैंसर का विस्फोट होगा जैसे डायबिटीज का हुआ है। आप सब सोचिए, आज से 30-40 साल पहले डायबिटीज को कौन जानता था? आज कोई घर नहीं बचा जिसमें कोई ना कोई डायबिटीज का शिकार ना हो गया हो। यही स्थिति कैंसर की होने वाली है। आज छोटे छोटे बच्चे जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, दारू शराब नहीं पीते, उनको कैंसर हो रहा है। वो कारण आज मां के दूध में भी यूरिया, आज गाय भैंस के दूध में भी यूरिया आ रहा है। जहर जब स्लो पॉइजन हम सब के अंदर खान पान से जा रहा है तो उससे हमारे शरीर के ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होकर के रोग से लड़ने की ताकत शरीर में नहीं बचती। इसलिए हमने पूज्य गुरु जी का जो मिशन है मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूं और पूरे देश के अंदर अब हमने एक अभियान चलाया है। गुजरात में इस समय 9,20,000 किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। लाखों टन, हजारों टन हमने यूरिया डीएपी की खपत वहां कम कर दी है और किसान ने एक उत्साह का वातावरण बन गया और पूरे देश में अलग अलग मैं जा रहा हूं और एक मिशन बना लिया है कि अगले कुछ ही वर्षों में देश में एक प्राकृतिक खेती की क्रांति बनेगी। आप सब जितने आदरणीय भाई और बंधु हैं, मैं जानता हूं कि आप में सब किसान नहीं होंगे, लेकिन भोजन तो सब खाते हैं, साग भाजी फल फ्रूट और दूध तो पीते हैं। आप एक यहां संकल्प लें कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को और खुद जो खाएंगे वो हम प्राकृतिक नैसर्गिक खेती का ही आहार लेकर के जाएंगे। यदि आप ये काम कर देते हैं तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब डिमांड आप बढ़ाएंगे तो किसान सप्लाई देना शुरू कर देगा। जब डिमांड होगी तो अपने आप किसान उसे पैदा करेगा और देश में ये बीमारी से मुक्ति मिलेगी। 2.5 लाख करोड़ का यूरिया डीएपी भारत सरकार प्रति वर्ष विदेश से मंगवाती है। 2.5 लाख करोड़ रुपया। देखिए, आप सोचो, हम 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेशियों को देते हैं, बदले में यूरिया डीएपी का जहर खरीदते हैं, उसको खेतों में डालकर धरती माँ को जहरीला करते हैं। वो जहर हमारे सब प्रकार के अन्न फल फूल साग भाजी को जहरीला बनाता है। उनको फिर हम खाते हैं, फिर हम बीमार पड़ते हैं, बीमार होकर हम अस्पतालों में जाते हैं और अस्पतालों में फिर दवाई का चक्र भी उछलता, सबकी जेब खाली हो जाती है।
घर में भगवान ना करे किसी के घर में एक भी कैंसर का मरीज हो जाता है तो परिवार की चैन खत्म हो जाती है, नींद चली जाती है, रिश्तेदार भी दुखी हो जाते हैं, उस परिवार की बर्बादी का रास्ता शुरू हो जाता है। यदि मैं और आप मिल करके इस जहर वाली खेती से मुक्ति पालें और प्राकृतिक खेती करें, आप लोगों के मनों में एक धारणा है और ये लंबे समय से लोगों में बैठ गई। मैंने भाइयों और बहनों, कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में 200 एकड़ लगभग हमारी जमीन है और उसमें मैं यूरिया डीएपी की ही खेती करता था, वही डालता था जो डालते थे। लेकिन मेरा एक कर्मचारी एक दिन दवाई छिड़कते हुए बेहोश हो गया। मुश्किल से 3 दिन में इलाज के बाद उसकी जान बची। उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि इस खेती का भोजन मैं गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाता हूँ। कितना बड़ा पाप मैं कर रहा हूँ। देश का भविष्य को ये मजदूर जिसने दवाई छिड़कने से बेहोश हो गया, न दवाई खाई न पी, केवल सूंघने से ही बेहोश हो गया, और मैं तो इन्हें फसलों पे डलवाता हूँ, बच्चों को खिलाता हूँ। कितना पाप है। उस दिन से मैंने जहर वाली खेती छोड़ दी और मैंने निर्णय लिया अब मैं जहर रहित खेती करूंगा। तो मैंने 5 एकड़ में जैविक खेती शुरू की, ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो तरीके अपनाए, ट्रेनिंग जो ली, उसमें जो अर्थवर्म पाला जाता है, केचुआ, वो विदेशी है, भारत का नहीं है। और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है, हैवी मेटल छोड़ता है। पाया और मैंने देखा, 3 साल मैंने जैविक खेती की, लेकिन उस खेती में न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला, पैदावार पूरी मिली। तो मैंने विचार किया, पहले साल तो सब कीट पतंग खा गए, दूसरे साल 51% मिला और तीसरे साल 80-90% मेरे को मिला। लेकिन लागत कम नहीं, मेहनत कम नहीं और उत्पादन पूरा नहीं। तो मेरे मन में विचार आया, तेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस किसान पे है ही 2-4 एकड़, 1 एकड़, वही जैविक खेती को करेगा तो उसका गुजारा कैसे होगा? ये काम नहीं चलेगा। तो जिन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मैंने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली, उनके पास में दोबारा गया कि जी मैं 3 साल से 5 एकड़ में करता हूं, इसमें तो कोई बचत नहीं, कैसे गुजारा लोगों का होगा इस खेती से? तो वहाँ के एक डॉक्टर हरिओम जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, उन्होंने मुझे कहा, जी ये जैविक खेती जो है इसमें तो ऐसा ही होगा, इसलिए हम इसे ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, रासायनिक से ही काम चलेगा। तो मेरी चिंता बढ़ी और मैंने विचार किया वापस ही जाना पड़ेगा, यूरिया कम डाल लूंगा लेकिन वही खेती करनी पड़ेगी। इसी बीच में प्राकृतिक खेती क्या है, इससे मेरा परिचय हुआ और जानकारी मिली कि ये तो विकल्प इसका बनता है। एक अंतिम बात मैं आपके बीच में रखूं, ये एक जरूरी विषय है और वो विषय है, उसी डॉक्टर हरिओम जी जिसने खेती की, जैविक खेती की मुझे ट्रेनिंग दी, उसने मेरे को 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साइंटिस्ट की रिपोर्ट दी। एक थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब और एक थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में। वहाँ के साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जैविक खेती पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। उसमें लिखा था उन साइंटिस्ट ने कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए, देश के लोगों को पेट भरने के लिए 2 फसल मुख्य रूप से योगदान करती हैं,
व्हीट और राइस, गेहूं और चावल, और इन दोनों ही फसलों को यदि भरपूर पैदावार लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। गेहूं की पूरी फसल लेनी है, राइस की पूरी लेनी है तो 60 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो पैदावार पूरी उत्पादन नहीं मिलेगा। तो जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में यदि आप खेती करके इन दोनों फसलों का उत्पादन बढ़ाएं तो क्या तरीका है, तो उसमें उन साइंटिस्ट ने लिखा, ये ध्यान करने की बात है। उन्होंने कहा जैविक खेती गोबर की खाद से होती है, पशु के मल से होती है। गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। ध्यान करें, 1 टन गोबर की खाद में कुल 2 केजी नाइट्रोजन है और हमने चाहिए 60 केजी नाइट्रोजन। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। 60 किलो नाइट्रोजन पूरा नहीं होगा तो पूरा उत्पादन भी नहीं होगा। ये साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। अब आप सब विचार करिए, भारत देश में क्या इतना पशुधन है कि जो प्रति एकड़ 300 क्विंटल हम गोबर की खाद डाल सकें? नहीं है। नंबर 2, इतनी गोबर की खाद जब खेत में किसान डालता है तो उसमें वीड्स, खरपतवार, अनवांटेड ग्रास इतना पैदा होता है कि उसमें किसान की बहुत लेबर लगती है, उसमें बचत ही नहीं होती। तीसरी बात, इतनी गोबर की खाद एक जगह खेत में पड़ेगी तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होंगी जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। आपकी जानकारी में कार्बन डाइऑक्साइड से 22 से 23 गुना खतरनाक मीथेन गैस है जो गोबर से पैदा होती है। तो जैविक खेती में ग्लोबल वार्मिंग भी के लिए भी खतरनाक है, उत्पादन भी पूरा नहीं मिलता और परिश्रम भी कम नहीं करना पड़ता। इसीलिए भारत में 30-40 वर्षों से केंद्र और प्रांतीय सरकारें जैविक खेती का प्रचार कर रही हैं, बजट भी आते हैं, लेकिन देश में कोई मजबूत मॉडल नहीं बन पाए। इसलिए जैविक खेती जो है वो पहले 3 साल उसमें उत्पादन बहुत न के बराबर मिलता है, इसीलिए लोकप्रिय नहीं हुई। लेकिन प्राकृतिक खेती, नैसर्गिक खेती जो हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, आच्छादन करते हैं और बीजामृत बनाते हैं, इनके द्वारा मैंने स्वयं और मेरे लाखों किसानों ने पूरा एक्सपेरिमेंट अपने खेतों में किया है। यदि हम सही विधि से प्राकृतिक खेती करें तो पहले ही वर्ष में हम इतना उत्पादन ले सकते हैं जितना रासायनिक खेती से लेते हैं, और उसका कतई साइंटिफिकली रिसर्च हो चुकी है। मेरे पास दंतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आनंद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी आए हुए हैं। 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने संपर्क मेरे में रहकर ये पूरी रिसर्च की है। देसी गौ माता केवल किसान को चाहिए घर में एक, और कोई चीज बाजार से नहीं लानी। प्राकृतिक खेती में कुछ भी बाजार से नहीं खरीदना। अब जैविक खेती के नाम से इतनी फैक्ट्रियां लग गई हैं, नए नए उत्पादन बनाने शुरू कर दिए, किसानों को महंगे बेचे जा रहे हैं, तो उसकी बेचारे कैसे बचेगा। प्राकृतिक खेती में थोड़ा सा गुड़ चाहिए, थोड़ा सा दाल का बेसन, दोनों ही किसान पैदा करता है, और गाय उसके घर की गोबर गोमूत्र, बस ये चाहिए, बाजार से कुछ नहीं लेना। एक देसी गाय से
बड़े आराम से व्यक्ति किसान 18-20 एकड़ तक की खेती कर सकता है प्राकृतिक खेती में। और इसका प्रमाण है, एक दिन के गोबर गोमूत्र से हम 1 एकड़ का जीवामृत तैयार करते हैं, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। और गाय माता दूध भले ही रोज ना दे, गोबर गोमूत्र तो प्रतिदिन देगी। जब 1 दिन के गोबर गोमूत्र से 1 एकड़ की खेती तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गोमूत्र से 30 एकड़ तक की खेती भी तैयार है। और इसमें देसी जो गौ माता, भारतीय मूल ब्रीड, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, अंगोल, ये जो भारतीय नस्लें जिनको हम गौ माता के नाम से पूजा करते हैं, अब रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी है, गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो धरती के पोषक तत्व ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते हैं। और ये अर्थवर्म जीवामृत, घन जीवामृत खेत में डालते ही 11 दिन के अंदर धरती को फोड़ करके ऊपर आके काम करता है। और एक अर्थवर्म अपने जीवन में 40 से 50 हजार बच्चे देता है और धरती में 8-10 फीट तक छिद्र बनाता है वो। आप थोड़ा दिखाएंगे प्लीज, एक सीन देखेंगे, आपको आश्चर्य होगा। मेरा खेत देखने के लिए अभी पिछले जुलाई में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और 4 प्रदेशों के गवर्नर गए। इतनी वर्षा हुई, 1.5 फुट पानी खेतों में खड़ा हो गया। 2 दिन बाद उनका आना था। मैं कहने लगा मैं दिखाऊंगा क्या, इतना पानी भर गया खेतों में। तो आज वर्षा हुई तो मैं अपने खेत देखने गया और अर्थवर्म कैसे मेरे खेतों में काम करता है। अब वो देखिए, आपको इसमें आप चलाएंगे बोला, हाँ, आप अर्थवर्म को देखें, वो धरती में कैसे छिद्र बनाता है। और 1.5 फीट पानी मेरे खेत का, आप चालू करवाओ उसको, 1.5 फीट पानी खड़ा था मेरे खेत में और 48 घंटे के बाद 1 बूंद पानी खेत में नहीं बचा, सारा धरती माँ के पेट में चला गया। किसान भाइयों, पूरा धरती माँ के पेट। आज ये देखना, ये फार्म है मेरा। के प्राकृतिक कृषि फार्म पर पहुंचा। आप सब जानते हैं कि पिछले 10-11 जुलाई में उत्तर भारत में भारी बारिश हुई है और कुरुक्षेत्र में भी ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी लोगों के खेत लबालब पानी से भर गए। ऐसी स्थिति में गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती के अंदर जो केचुआ है, अर्थवर्म है, वो एकदम धरती से बाहर निकला। और जो रास्ते हमने चलने के लिए खेतों के बीच में बनाए हैं, उनके बीच में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में केचुए रेंग रहे हैं, चल रहे हैं। और हमारे 1-1 एकड़ में 8-10 लाख तक केचुआ काम करते हैं। और ये भूमि में 8-10 फुट तक यूं सीधा छेद बनाते हैं, दूसरे छेद से ऊपर आते हैं, इससे जाते हैं और इससे आते हैं। इसका परिणाम क्या है कि धरती के अंदर जितना भी ये पानी वर्षा का है, ये बबल देखिए, उन छिद्रों के द्वारा ये धरती माँ के पेट में जा रहा है। ये जो दूसरा आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। ये सारा का सारा पानी केचुओं के द्वारा बनाए गए खेतों में छिद्रों में प्रवेश कर रहा है और पड़ोसी खेतों में पानी भरा खड़ा है, उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। लेकिन हमारे खेत का जितना भी पानी था, वो केचुए द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा सारा धरती माँ के पेट में चला गया। यह है नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये बंद करो, इसके बंद।
ये थोड़ा सा मैंने एक रूप दिखाया था, इससे वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। सरकारें जो करोड़ों रुपया खर्च करती हैं, प्राकृतिक खेती होगी तो ना बाढ़ आएगी ना अकाल पड़ेगा, दोनों का समाधान ये है। बाढ़, जब बारिश तेज आती है, ऊपर की 6 इंच मिट्टी को बहा करके बाढ़ का रूप लेगी, धरती बंजर हो गई, और यूरिया डीएपी धरती को पत्थर बना दिया, और ये जो अर्थवर्म है ये सब मार दिए। सूक्ष्म जीवाणु जो आकाश में 78.5% नाइट्रोजन जो गौ माता के पेट से आता है, वो आकाश से नाइट्रोजन लेता है, और ये अर्थवर्म जब मरता है ना, 16 प्रकार के पोषक तत्व तो शरीर से ही दे के जाता है, और ये एक जन्म में 40 से 50 हजार बच्चे देता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था प्रकृति की सब हमने तोड़ दी। हम लंबी बात न करते हुए, समय हो गया, मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने बरसों वर्ष पहले, हम तो अभी लगे हैं, उन्होंने पहले इस मिशन को आगे बढ़ाया कि मेरे देश और दुनिया के लोगों का स्वास्थ्य बचे, ये पर्यावरण बचे, ये जल बचे भी और इसकी शुद्धता भी बचे, हवा बचे, पंच तत्व बचे, धरती माता बचे, गौ माता बचे। इन सब का समाधान केवल नैसर्गिक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि है। तो ये जो मिशन चल रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि पूज्य गुरुजी जब आनंद में आए तो इनके जितने भी भक्तजन, हमारी मुख्य रूप से माताएं बहनें, वो इस मिशन के साथ हम मिल करके अब काम कर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा अभियान हमने मिल करके गुजरात में चलाया। जैसे गुजरात में चला है, हम इसे पूरे देश में चला पाएं, ऐसा गुरुजी से मेरी अपेक्षा है। आप सब इस मिशन पे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज मुझे पुनः यहाँ आकर जो अपार आनंद की प्राप्ति हुई है, जो सुख मिला है, पूज्य गुरुजी जिस अध्यात्म का और जीवन जीने का आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे हम जिए, ये इनकी विद्या समस्त विश्व में प्राणी मात्र की भलाई का जो काम कर रहे हैं, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। इनका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। इन्हीं की कामनाओं के साथ, आपने मेरी भाषा पता नहीं सबकी समझ में आई होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पूज्य गुरुजी तो कई भाषाओं में बोल रहे थे, कन्नड़ भी चल रही थी, मेरे ख्याल में तमिल या महाराष्ट्र वाली भी चल रही थी, तो आपने सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा, नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इतना आपने विस्तार रूप से बताया, समझाया, इससे बहुत सबकी आंख खुल गई होगी अभी तक। देखिए केचुआ ने कैसे बाढ़ से बचाया धरती को, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात। अवश्य सभी लोग इस पथ पर चलेंगे। मैंने कन्नड़ में यही बताया था, इस देश की भूमि, जल, वायु और पृथ्वी को बचाना हम सबका कर्तव्य है। यही धरती माता की पूजा ही ईश्वर की पूजा है। प्रकृति और परमेश्वर अलग नहीं है, प्रकृति में ही विलीन है परमेश्वर। जैसे तिल में तेल है, ऐसे प्रकृति में परमात्मा है, और इस परमात्मा को हम आदर करें। करना हो तो ऐसे करना। आपने बहुत स्पष्ट रूप से और सरल रूप से
इस बात को सामने रखें। इस पथ पर सभी लोग आगे बढ़ेंगे ऐसा हमें विश्वास है। यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से मैं आज आपकी गरिमामय उपस्थिति और प्रेरक शब्दों से हमें सम्मानित करने हेतु राज्यपाल महोदय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे प्रांगण में पधारने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।